Assalamu alaikum guys, this is your host Alisa Shiraz and you are watching Literary Birds. So guys, as you know that Williams Blake poetry is going on. Alhamdulillah, we have covered all the syllabus of Punjab University, and in previous video we discussed about auguries of innocence, and I told you about the themes and the background which you have to keep it in your mind before writing anything about auguries of innocence. आपको इसमें ये जो पार्ट 1 मैंने इसका बनाया है उसके अंदर मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है जिसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, अमेरिकन रेवोल्यूशन आता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है, और मिस्टिक पोइट हैं और इनकी ये जो सूफियाना इनकी पोइट्री है इसमें आपको रिलीजियस एस्पेक्ट से भी बात की जाती है। उसको सारे उन पॉइंट ऑफ व्यू को अपने जहन में रखना है, क्रिश्चियन मिथोलॉजीज़ के हिसाब से आपको देखना है। फिर जो इसमें थीम्स हैं, ये जो ऑगरीज ऑफ इनोसेंस है इसमें इंसान की फितरत के बारे में आपको बताया गया है। पहली जो 4 लाइनें हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग लाइन हैं, लेकिन अगर आपको समझ आ जाए तो आपको बहुत मज़ा आएगा ऑगरीज ऑफ इनोसेंस को पढ़ने में। ठीक है, 4 लाइनों में वो कहता है, आपको थोड़ा सा समराइज़ कर दूँ कि यानी रेत के ज़र्रे में दुनिया को देखना और एक फ्लावर में आसमानों को, जन्नतों को देखना, अपने हाथ में लामहदूदियत को यानी रोकना और इटर्निटी को एक घंटे में देखना, यानी वो चीज़ें जो मुमकिन ही नहीं है, वो कहता है वो सब मुमकिन है। सिर्फ अगर मुमकिन नहीं है तो इंसान की जो फितरत है उसको बदलना जो है वो मुमकिन नहीं है। ठीक है, वो कहता है इट इज़ यूजलेस टू से दैट वी कैन चेंज द ब्रूटल नेचर ऑफ ह्यूमैनिटी, इट इज़ इम्पॉसिबल। और वो कहता है कि द बिगेस्ट thing which is not possible, he in the point of view according to William Blake, he says that these are possible, but to change the brutal mind and brutal nature, cruel nature of the humanity or human is not really a big deal. It's a big deal to change the humanity, to change the cruel nature of humanity. But if you say that it can be changed, so you are absolutely wrong. This is not true. तो ये सब बैकग्राउंड जो है इसको आपको अपने जहन में रखना है। ठीक है, और अब हम लोग देखते हैं, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं 70 पे हम लोगों ने एंड किया था। ठीक है, वी विल स्टार्ट अ डिस्कशन फ्रॉम 75 एंड वी विल इंशाल्लाह एंड दिस पोएम नाउ टुडे। सो the baby that weeps, the rod beneath writes revenge in realm of death. The beggar's rags fluttering in air, a dust to rags, a heaven tears. अब वो यहाँ कह रहा है जो बच्चों पे यानी जुल्म किया जाता है, उनको मारा जाता है या किसी भी तरह से जो उनके ऊपर उनका जो रोना है, जब वो बेचारे रॉड से उनको मारा जाता है, तो वो जो है आप लोग अपनी जो है ना मौत का परवाना, यानी आप अपनी मौत के बारे में जो अपने ही आप से आप रिवेंज कर रहे हो। ठीक है, अपने आप से आपकी जो डेथ है वो आपसे इंतकाम लेगी। आप ये जो सब कुछ कर रहे हो ये अपने साथ गलत कर रहे हो। यानी जब एक बच्चा जो है उसको मारोगे, उसका रोना, उसकी पुकार जब जाएगी आसमान तक, तो फिर आपकी मौत का सबब बनेगी और आपको उसकी बहुत तकलीफ़ भुगतनी पड़ेगी। द बैगर्स रैग्स फ्लटरिंग इन एयर। अब यानी जो बेचारे होते हैं, जो बैगर्स होते हैं, जो बेचारे मांगने वाले होते हैं, उनके किस तरह चीथड़े वाले कपड़े होते हैं, फटे पुराने होते हैं, तो कहते हैं ऐसे जैसे हवाओं में उड़ रहे हैं। डस्ट टू रैग्स द हेवंस टीयर। जो बेचारी जन्नत है वो भी ये सारे नज़ारे लेकर रोती है, उसको दुख होता है, उसको तकलीफ़ होती है इन सब चीज़ों से, क्योंकि हेवन तो इसीलिए बनी है ना ताकि अच्छाई हो। हेवन तो सिर्फ यही है, हेवंस को आसमान भी कहा जाता है, जन्नतें भी कहा जाता है। ठीक है, तो आसमान भी रोते हैं, जन्नतें भी रोती हैं, बहाती हैं अपने आंसू, सिर्फ इस वजह से ये सारी जो है यानी देखने की वजह, ये दुख भरे नज़ारे जब वो देखते हैं तो वो सब रोते हैं। ठीक है, द सोल्जर्स आर्म्ड विद स्वॉर्ड एंड गन palsied strikes the summer sun, the poor man's farthing the worth more than all the gold and than all the gold of African shore. अब वो कह रहा है कि जो सोल्जर्स हैं, ठीक है, उनको वेल आर्म्ड किया जाता है, यानी उनके हाथ में कभी स्वॉर्ड होती हैं, कभी गन्स होती हैं, कभी तलवारें होती हैं, यानी वो वेल आर्म्ड हैं। Pally strikes the summer sun. ये जो नज़ारा है ना, ये यानी सन जो है वो भी इससे घबरा जाता है। ये नहीं दिखाया जा रहा है, सन का उसने पहले भी यूज़ किया था। ठीक है, रेपिटेशन वर्ड्स हैं इसमें जो यूज़ हो रहे हैं, और एनामोटोपिया भी यूज़ हुआ था पार्ट 1 में, और एनिमल्स के साउंड्स हैं, बर्ड्स के साउंड्स उसने बताए हैं। फिर वो कह रहा है कि यानी सूरज जो है कितना बड़ा एक है, समर सन, यानी जो समर में जो सन है कितना यानी गर्मी और शिद्दत की गर्मी होती है, वो भी स्ट्राइक करता है। वो भी बेचारा इन ये जो नज़ारे देखने के बाद वो भी घुटने टेक देता है, वो भी हार मान जाता है कि भाई मेरे से ज़्यादा तो ये सख्त है, मेरे से ज़्यादा तो इनके दिमाग गर्म है, मेरे से ज़्यादा तो ये यानी खौफनाक हैबत तारी कर देते हैं।
द पुअर मैंस farthing is worth more than all the gold on Africa's shore. अब वो कह रहा है कि जो गरीब आदमी की एक पैनी भी है ना, उसका एक रुपया भी है, वो भी ज़्यादा वर्ती है। मेहनत से कमाया गया एक एक रुपया वो बहुत अहमियत का हामिल है, चाहे वो फिर अफ्रीका के गोल्ड शोर यानी गोल्ड के शोर्स हों या जितना मर्ज़ी सोना हो, उन सब से जो कीमती है, उन सब से बढ़ के वो एक पैनी है या वो एक रुपया जो बहुत मेहनत की कमाई से मेहनत से कमाया गया है। ठीक है। One might rank from the labourer's hand shall buy and sell the miser's land, or it protected from on high does that whole nation sell and buy. अब यहाँ जो ब्लेक है वो हमें कहना चाह रहे हैं कि जो पैसा है ना उसको सर्कल में रहना चाहिए। हम कहते हैं ना हम लोगों को वो देनी चाहिए, ज़कात देनी चाहिए, चैरिटी करनी चाहिए, फितराना वगैरह जो ईद पे देते हैं, तो इन कामों से पैसा सर्कल में रहता है। कोई भी गरीब नहीं रहता। अमीर जो है उसकी जेबें भरी हुई हैं, और जो चर्च की अथॉरिटीज़ जिनके पास होती थी, पोप थे, फादर्स थे, उनके ये जितने भी यानी फिगर्स थे, और जो एलीट क्लास थी, जो कस्टोडियन थे, सो कस्टोडियन थे, उनके पास ये सारे जो थे डोमिनेंट पावर जो थी, उन्होंने गरीब करके रखा हुआ था आवाम को। यही तो बैकग्राउंड है सारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन का, जिसका फिर उनको खमियाजा अच्छी तरह से भुगतना पड़ा था। तो वो कह रहे हैं कि जो छोटा सा यानी जो पैनी भी है ना, जो लेबर्स हैंड से निकलती है, तो जब शेल बाय एंड सेल द मिजर्स लैंड, तो वो कंजूसों के जो वो है ना, जो उनकी जागीरें हैं, जो उनकी जायदादें हैं, वो ख़रीद सकते हैं अगर वो बेचारे इस कैपेबल हो जाएं, अगर उनको बाउंड ना किया जाए, अगर उनको अथॉरिटीज़ दी जाएं, अगर उनको फैसिलिटेट किया जाए अच्छे तरीके के साथ। वो यही तो होली थर्सडे 1 और 2 में हम लोगों को ये बताता है ना कि जो क्रिश्चियंस है, ये जो चर्च के जो हैं लोग हैं, जो उनके यानी जो पोप वगैरह हैं, वो अपनी जेबें भर रहे हैं। अगर वो चैरिटी जो वो इकट्ठी करते हैं वो बच्चों के असल मुस्तकबिल सिक्योर करें, तो कोई भी गरीब ना रहे। वो इसीलिए गरीबों को गरीब रखते हैं ताकि उनके ऊपर डोमिनेंट रह सकें। ठीक है, ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से विलियम ब्लेक को समझ आ गई थी, जो उन्होंने हमें आगे समझाई। और आगे वो कहता है, और इफ़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑन हाई डज दैट होल नेशन सेल एंड बाई। ये सेम वही बात है कि अगर ये जो हैं जो कंजूस लोग हैं, अगर वो अपनी जिनके ऊपर वो सांप बन के बैठे हैं अपनी दौलत के ऊपर, अगर वो दूसरों तक पहुंचाएं, अगर दूसरों की भी मदद करें गरीबों की, तो सारी जो नेशन है वो बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। ख़रीदो फरोख्त हर इंसान जो है उसका मज़ा ले सकेगा, और कोई भी बेचारा गरीब जो है वो गरीब नहीं रहेगा। आगे देखते हैं, he who mocks our infant's faith shall be mocked in age of death, in age and death. He who shall teach the child to doubt the rooting grave shall never get out. अब यहाँ वो उन लोगों पे क्रिटिसाइज़ कर रहा है जो लोग बच्चों का मजाक उड़ाते हैं, उनको अहमियत नहीं देते। हो सकता है यहाँ उसने जो ये जो होते हैं डिसेबल चाइल्ड होते हैं उनके बारे में बात की है, या वो बच्चे जो बेचारे प्रोस्टिट्यूट्स के घर पैदा होते हैं, हर तरह के मासूम बच्चे जिनके साथ जुल्म ज़्यादती की जाती है, जिनको कुछ समझा नहीं जाता। आप देखो, बच्चा जो है ना एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है अपने अंदर। हर बच्चा अपने अंदर एक इनफरादी शख्सियत रखता है, उसके अंदर थॉट्स भी होती हैं, उसके अंदर फीलिंग्स भी होती हैं, वो सब समझ रहा होता है, बुरे को अच्छे को। ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे को अक्ल नहीं होती, बच्चे हमारे से ज़्यादा समझदार होते हैं, उन्हें हर चीज़ की समझ आ रही होती है। इसलिए कहते हैं ना कि माँ बाप को ध्यान से बच्चों के साथ ट्रीट करना चाहिए। एक दो यानी खुद अगर कोई भी आपके दरमियान कुछ चल रहा है तो बच्चों के सामने एक्सपोज ना करो उन चीज़ों को। बच्चे सब समझते हैं, फिर वो बेचारे परेशान होते हैं, कुछ मेंटली अपसेट भी हो जाते हैं आप लोगों की वजह से, आप लोगों की लड़ाइयों की वजह से। तो इस तरह वो कह रहा है कि वो जो बच्चों को कुछ समझते नहीं है और उनको मॉक करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, तो यही चीज़ जो है लौट कर आएगी उनकी एज में। और यानी जो मौत जब आएगी तब उन्हें इस चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा, और जब वो बूढ़े होंगे तब उनको इन चीज़ों का हिसाब देना पड़ेगा। जिन बच्चों को आज वो कोस रहे हैं वही बच्चे फिर उनके काम नहीं आएंगे, उनको भी उसी तरह मॉक करेंगे जिस तरह उन्होंने उनको किया था। यहाँ ब्लेक बड़ी खूबसूरती से अब आगे बढ़ाते हैं बात को। द चाइल्ड्स टॉय एंड द ओल्ड मैन्स रीज़न आर द फ्रूट्स ऑफ 2 सीजन। सॉरी, ये मैंने मेरे ख्याल से स्किप कर दी पहली 2 लाइन्स। हाँ, ही हु शैल टीच द चाइल्ड टू डाउट द रूटिंग ग्रेव शैल नेवर गेट आउट। अब वो यहाँ कह रहे हैं कि जो लोग जो है ना डाउट्स में रखते हैं ना बच्चों को, उनके सामने कोई पर्टिकुलर वे में नहीं उनको ट्रीट किया जा सकता। जिस तरह अब डाउट क्या है, अब यहाँ वो यानी जो थे कस्टोडियन थे उनके चर्च के, जो पोप थे, जो फादर थे, वो डाउट में ही रखते थे बच्चों को। ऐसे चैरिटी जो थी उनके नाम पे लेकर उन्हीं पे खर्च नहीं की जाती थी। सिर्फ वो तंज करता है ना, सटायर करता है, बहुत बिटर सटायर करता है विलियम ब्लेक होली थर्सडे में, कि
उनको यानी बड़े अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन कपड़े पहना के, उनको स्क्रब करके, उनको क्लीन वेल प्रिपेयर्ड करके तो लोगों के सामने लाया जाता है। और सेंट पॉल के जो है कैथेड्रल में उनको यानी मार्च करवाया जाता है ताकि वो दूसरों से चैरिटी गेन कर सकें। तो उनको सिर्फ यूज़ किया जाता था पैसे के नाम पे, यानी उनको सिर्फ यूज़ किया जा रहा था। उनकी असल में कोई अहमियत नहीं थी उन बच्चों की। अगर उनकी अहमियत होती तो कोई भी ऑर्फन चिमनी स्वीपर ना होता ब्लेक के ज़माने में। तो वो कह रहा है कि ये सब मिली भगत है इनकी, ये सिर्फ अपने आप को डोमिनेंट रखना चाहते हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है किसी गरीब बच्चे से और किसी भी गरीब आवाम से, ठीक है। तो वो अपनी ही जो है ना, वो अपनी ही कब्रें खोद रहे हैं। अगर वो इस तरह कर रहे हैं तो उनको इस चीज़ का खमियाजा भुगतना पड़ेगा और मौत के बाद सारी चीज़ों का जवाब उन्हें देना पड़ेगा। आगे वो कहता है ही हु रिस्पेक्ट्स द इन्फेंट्स फेथ ट्रायम्फ ओवर हेल एंड डेथ। और फिर वो साथ ही तारीफ़ करता है कि अब ये देखें, साथ साथ वो अपने पॉइंट डिस्कस कर रहा है और हमें बता रहा है कि अच्छा इंसान जो है वो अपने लिए अच्छाई का ज़िम्मेदार खुद है और बुरा इंसान अपने लिए बुराई का ज़िम्मेदार खुद है। जो बुराई करेगा, फिर अगले ही स्टैंज़ा में वो हमें बताता है कि जो उन इन्फेंट्स को यहाँ देखें प्रोस्टिट्यूट्स पे भी उनके बच्चों की भी बात आ रही है, ठीक है। इन्फेंट होता है यानी वो बच्चा जो नो मौलूद होता है जो, और इस पे आप थोड़ा सा बड़ा बच्चा भी लगा सकते हो, चिमनी स्वीपर्स की राय भी ले सकते हो, क्योंकि बच्चे तो मासूम होते हैं एक लेवल तक। यानी बच्चा जो है 8 साल का, 10-11 साल का बच्चा, वो भी तो मासूम है, उसने कौन से गुनाह कर लिया जो बेचारा जो है वो मासूम नहीं रहा। तो आप वो बच्चे जिनको यानी जो प्रोस्टिट्यूट्स के घर पैदा होते हैं, जो बेचारे बगैर बाप के, यानी जिनको पता ही नहीं है कि उनका बाप कौन है, और वो बच्चे जिनको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, वो उन लोगों, अगर उन बच्चों से कोई प्यार करेगा, यानी उनको अगर डाउट में नहीं रखा जाएगा। यहाँ देखें ना, वो कहता है कि जो उनको डाउट में रखते हैं कि भाई तुम्हारा तो पता नहीं है तुम्हारा बाप कौन है, अगर उनको डाउट में ना रखा जाए, उनके लिए कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया जाए कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए, यानी उनको बेचारों को परेशान रखने से पहले, उनको डाउट में रखने से बेहतर है कि उनको रिस्पेक्ट दी जाए। तो वो कह रहा है वो लोग जो उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उनको डाउट में नहीं रखते, उनको परेशान नहीं करते, तो उनकी जीत होगी, उनको जीत मिलेगी हेल के ऊपर भी और डेथ के ऊपर भी, यानी उनको नवाजा जाएगा, उनकी अहमियत होगी, उनकी तारीफ़ की जाएगी, उनको खुशियाँ मिलेंगी। द चाइल्ड्स टॉय एंड द ओल्ड मैन्स रीज़न आर द फ्रूट ऑफ द टू सीज़न। अब देखें, बच्चा जो है ना, जब वो बुढ़ापे में, एक इंसान जो बूढ़ा है और जो बच्चा है, दोनों जो हैं वो बड़ी मासूम तबीयत के लोग हैं। दोनों जो हैं ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से खुश होने वाले, और टॉय से, जिस तरह बच्चा टॉय से खुश होता है, इसी तरह जो ओल्ड होते हैं ना, उनको कोई रीज़न नहीं चाहिए होता, किसी भी चीज़ से बेचारे छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाते हैं। तो वो कह रहा है कि ये इन लोगों को खुश रखना जो है ऐसे ही है जैसे 2 सीजन्स के फल हैं, आर द फ्रूट्स ऑफ 2 सीजन, यानी दोनों बड़ी अहमियत के हामिल है, दोनों मासूम हैं। इन दोनों की जब कदर करोगे, जैसे ओल्ड हाउस होते हैं, ठीक है, उनमें माँ बाप को छोड़ देते हैं, बूढ़े लोगों को छोड़ देते हैं, तो क्या वो बेचारे ऑलरेडी मौत के करीब हैं, किसी भी टाइम वो बेचारे मर सकते हैं। तो उनके साथ अगर मोहब्बत की जाएगी तो यही आपकी असल खूबसूरती है, यही इंसानियत की असल खूबसूरती है। आगे वो कहता है द क्वेश्चनर हु सिट्स सो स्लाई शैल नेवर नो हाउ टू रिप्लाई, ही हु रिप्लाइज टू वर्ड्स ऑफ डाउट डज पुट द लाइट ऑफ नॉलेज आउट। यहाँ फिर वो यही कह रहा है, जो फिलोसोफर्स के ऊपर भी बात कर रहा है कि वो लोग जो अच्छा एक खूबसूरत इल्म आगे ट्रांसफ़र करते हैं, उनको भी नवाजा जाएगा। वो लोग जो यानी क्वेश्चन करते हैं और यानी उसमें रहते हैं, डाउट्स में रहते हैं, और कभी भी सही तरह से रिप्लाई नहीं करते हैं। फ़िलोसफी पे भी बात आ रही है, जो फ़िलोसोफर जो यानी बग़ैर किसी लॉजिक के बात करते हैं, और सारे ऐसे नहीं हैं, आपको पता है जो फ़िलोसोफर्स होते हैं वो तो हमेशा लॉजिकल बात करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो सिली बातें करते हैं जिनका कोई मकसद ही नहीं होता। आगे वो इसको एलाबोरेट करेगा और इसी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को मोर इन्हांस करेगा आगे जाके। आगे ये 3rd स्टैंज़ा में हम देखेंगे अभी। तो वो कह रहा है कि जब ही हु रिप्लाइज टू वर्ड्स ऑफ डाउट, और वही जो चीज़ें डाउट में रखी जाती हैं जिनको सही तरीके से हमारे सामने नहीं लाया जाता, जिस तरह वो अब हम देखें यहाँ से कि जो चर्च के जो कस्टोडियन थे, उनको मैं ये कस्टोडियन ही कहूँगी कि जो जिनके पास सारी अथॉरिटीज़ थी, उन्होंने भी तो डाउट में रखा हुआ था ना, लोगों को शक ही था कि अब देखने में तो ऑर्फन्स वो बड़े खूबसूरत बच्चे उन्होंने तैयार किए हुए थे, असल में क्या था, असल में तो सब कुछ उलट था। उसके सारी जेबें तो वो खुद अपनी भर रहे थे, उनके पास तो कुछ भी नहीं था। जो गरीब बच्चे थे उनकी तो कोई डिज़ायर्स पूरी नहीं हो रही थी। उन्होंने जो उस दिन चमक दमक वाले ऐसे कपड़े पहने हुए थे जो लंदन के फूलों की तरह थे, असल में तो वो बेचारे चिमनी स्वीपर्स थे।
और यानी मेरे ख्याल से अमीरों के ही बच्चे जो थे, जो बेचारे ऑर्फन्स हो गए थे, उन्हीं को अहमियत दी जा रही थी, और जो गरीबों के बच्चे थे उनको कोई अहमियत नहीं दी जा रही थी। वो बेचारे चिमनी स्वीपर्स थे और उसी के लिए शायद वो पैदा हुए थे। तो ये सारा उसने इस जो है इस स्टंजा में बताया है, और वही बताया है कि डथ पुट द लाइट ऑफ नॉलेज आउट। तो ये जो है ना, ये कोई इल्म नहीं है, ये आप पढ़े लिखे हो के भी जब इस तरह के काम करोगे तो आपका इल्म जो है वो किसी काबिल नहीं है। आगे जी, द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइजन एवर नोन केम फ्रॉम खेजर्स लॉरेल क्राउन। ये जो है, ये देखें आगे, इन क्लासिकल रूम लॉरेल बोज वर वॉर्न अराउंड द हेड एज अ टोकन ऑफ द विक्टोरी। अब जीत की यानी इलामत है कि क्लासिकल रोम में ये जो था यानी लॉरेल क्राउन से कहते हैं, जो सर के ऊपर एज अ विक्ट्री का साइन था वो पहना जाता था। वो कहते हैं वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइजन है। यानी इंसान जब अपने आप को पावरफुल और डोमिनेंट शो करता है अपनी किसी बहादुरी की वजह से, दूसरों को निगलेक्ट करके, दूसरों को नीचा दिखा के, तो वो सबसे बड़ा पॉइजन है। पहले उसने कहा कि इंसान की जो वो है ना ज़ुबान, जहरीली ज़ुबान, सारे जहरीले कीड़ों से ज़्यादा जहरीली है ऐसी ज़ुबान जिससे दूसरों को तकलीफ़ पहुंचती है। जब आप किसी की ग़ीबत करते हैं, जब आप किसी को दुख पहुंचाते हैं, तकलीफ़ पहुंचाते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, कुछ इस तरह की बातें करते हैं जिससे दूसरों का दिल टूटता है, ठीक है, वो भी आप अपने जहन में रखिएगा। आगे, नोट कैन डिफॉर्म द ह्यूमन रेस लाइक द आर्मर्स आयरन ब्रेस। अब वो इसी तरह यहाँ जिक्र कर, और यही वो कह रहा है कि नॉट कैन डिफॉर्म द ह्यूमन रेस लाइक द आर्मर्स आयरन ब्रेस। वो कह रहा है कि जो यानी कोई भी डिफॉर्म नहीं कर सकता, नहीं वो कर सकता ह्यूमन रेस को, जिस तरह उसने जिक्र किया काले गोरे, कोई भी यानी कोई भी रेस हो, ह्यूमन रेस हो, लाइक द आर्मर्स आयरन ब्रेस, ठीक है। तो जिस तरह आयरन ब्रेस होती है एक, इसी तरह उसने उसको कहा है कि जिस तरह उसको नहीं ना डिफॉर्म किया जा सकता, इसी तरह ह्यूमन जो रेस है उसको भी डिफॉर्म नहीं किया जा सकता। When gold and germs adore the plough, to peaceful arts shall envy bow. A riddle of the cricket's cry is a doubt to fit reply. अब वो कह रहा है, जब यानी जब एग्रीकल्चर की उसने बात की है, क्योंकि वो नेचर को बहुत पसंद करता था और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के इसीलिए ख़िलाफ़ था क्योंकि उससे पोल्यूशन फैली थी। बड़ी बड़ी मिल्स और फैक्ट्रीज जब लगाई गई थी तो कितना यानी जो नेचर थी उसके साथ कितनी ज़्यादती हुई थी, और किस तरह पौधे जो हैं वो दरख्त काटे गए थे, पौधे जो थे उनको यानी ग्रास जो थी उनको हटाया गया था, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जो ये पीसफुल जो आर्ट है ना, जो एग्रीकल्चर है और इसी तरह जो पौधे लगाना और खेती बाड़ी करना और इस तरह के जो पीसफुल आर्ट हैं, इनके सामने जो हसद है वो भी घुटने टेक देता है, वो भी बो कर देता है। अ रिडल और द क्रिकेट्स क्राई इज़ अ डाउट टू फिट रिप्लाई। जिस तरह रिडल है ना एक क्रिकेट की, यानी ये रातों को जो कितना छोटा सा कीड़ा होता है, ठीक है, ये जो यानी क्या इसको कहते हैं क्रिकेट को, ये टिड्डी दल कहेंगे, क्या कहेंगे, ग्रास, ये जो टिड्डियाँ होती हैं, इनका यानी कितनी तेज़ आवाज़ होती है। एक छोटी सी यानी ये जो होती है टिड्डीज़ की कितनी तेज़ आवाज़ होती है रातों में। अक्सर जो रेनी सीज़न में आपको आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं, जैसे कहते हैं ना दीवारों से आवाज़ें आ रही हैं, तो वो कहता है जिस तरह आजकल उनकी नहीं ना वो रिडल ही है, इसी तरह डाउट को जब इज़ टू डाउट टू फिट रिप्लाई, कोई फिट रिप्लाई हम लोगों को मिल नहीं पाता हमारे डाउट्स के बारे में। हम लोगों को हमेशा डाउट्स में रखा जाता है, असली बात हमेशा छुपाई जाती है और सामने नहीं लाई जाती। तो वही जो है वो ऐसे ही है जैसे कोई पहेली होती है हमारे सामने। The emmet's inch and eagle's smile make lame philosophy to smile. He who doubts from what he sees will never believe, do what you please. अब यहाँ वो फ़िलोसोफर्स पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि ऐसे फ़िलोसोफर्स जो बड़े यानी अहम टॉपिक जिन्हें डिस्कस किया जाना चाहिए उनको डिस्कशन में लाने की बजाय वो सिली थिंग्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं, और ऐसी चीज़ें जिनका कोई यानी लॉजिक ही नहीं बनती वो हमारे सामने पेश करते हैं। जैसे कीड़ियाँ जो हैं वो उनका जो सफ़र है वो इंचों पे होता है, और जो यानी ईगल हैं वो माइल्स का सफ़र करती हैं। एक ज़मीन पे छोटी सी कीड़ी और एक जो है ईगल जो यानी आसमानों, उन दोनों का क्या आपस में मुकाबला है। हमें इस तरह की सिली थिंग्स बताना और हमें इस तरह की सिली एक्टिविटीज़ हमारे सामने लेकर आना फ़िलोसोफर्स का काम नहीं है। इस तरह की जो बिल्कुल लेम फ़िलोसफी है ये हमें हंसाती है, हमें हंसने पे मजबूर कर देती है। और ऐसे डाउट्स, ही हु डाउट्स फ्रॉम व्हाट ही सीज़, और इस तरह के यानी डाउट जो हम देखते हैं, विल नेवर बिलीव, डू व्हाट यू प्लीज़। तो हम लोगों को इस पर यकीन नहीं आता, विल नेवर बिलीव, ये हम लोगों को इन चीज़ों पे यानी कुछ अजीबो गरीब सी जो चीज़ें फ़िलोसफी हमारे सामने रखी जाती है, इन पे बिलीव करने की बजाय हमें इन पे हंसी आती है। डू व्हाट यू प्लीज़, या जितना भी वो आपको प्लीज़ करें, ठीक है।
आगे है जी, इफ़ द सन एंड मून शुड डाउट दे वुड इमीडिएटली गो आउट टू बी इन पैशन यू गॉड मे डू बट नो गुड इफ़ अ पैशन इज़ इन यू। अब वो कह रहा है कि हर जो चीज़ है दुनिया की एक यानी एक प्रॉपर वे में काम कर रही है, ठीक है। और यानी डाउट जो है वो किस तरह इंसान को बिगाड़ देता है, किस तरह डिस्ट्रक्शन का बायस बनता है। वो कहता है कि अगर सूरज और चाँद अगर यानी ये जो है इफ़ द सन एंड मून शुड डाउट, अगर उनको भी अगर वो डाउट करें दे वुड इमीडिएटली गो आउट, तो वो भी बेचारे जो हैं वो बाहर निकल आएंगे भाई। तो वो कह रहा है कि अगर सूरज और चाँद भी अगर डाउट में रहेंगे तो वो फिर वो काम करना छोड़ देंगे। वो कहेंगे भाई हम क्यों यानी डाउट में रहें। कि एक यहाँ से ना बात आ रही है खुदा के बारे में, ठीक है। वो लोग जो एथिस्टिक अप्रोच के बारे में भी वो बात कर रहा है, वो लोग जो बिलीव नहीं रखते, जो डिसबिलीवर्स हैं, जिनको यकीन नहीं है खुदा पे, तो वो कह रहा है कि एक खुदा पे यानी बिलीव रखना बहुत ज़रूरी है। अगर सूरज और चाँद अपना बिलीव खो देंगे अपने रब से, तो वो भी कहेंगे भाई हम क्यों रोज़ रोज़ अपने काम पे निकले, हम सुबह होती है रात होती है, हम लोग किस तरह एक पर्टिकुलर वे में काम कर रहे हैं, तो वो भी फिर ऐसा ना करें, ठीक है। ये आपको यहाँ से, क्योंकि डाउट्स की जो बात हो रही है ना, बार बार डाउट्स के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ निकलते हैं। एक वो कहता है कि बच्चों को डाउट्स में ना रखो, यानी जिस तरह सोसाइटी को डाउट में रखा जाता है, जो जितने भी डोमिनेंट पावर्स हैं वो उनको डाउट में रखती है। फिर वो कहता है कि खुदा के बारे में भी डाउट में ना रहो, एक ऐसी हस्ती है जिसने सबको कंट्रोल किए हुए है, ठीक है। इस तरह डाउट्स के डिफरेंट जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं आपको उसको डिस्कस करना है अपने अंदाजे से, अपने हिसाब से। जो मैंने आपको बताया आप उसको उसके अकॉर्डिंगली अगर लिखोगे तो इट विल बी मच बेटर। तो आगे हम देख रहे थे जी, टू बी इन पैशन यू गॉड मे डू sorry, not good, it's good. To be in a passion you good may do, but no good if a passion is in you. वो कह रहा है कि आपको ना हर चीज़ के बारे में पैशनेट होना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ के बारे में पैशनेट नहीं हो तो आपका सारा टाइम जो है वो यूज़लेस है। अगर आपके अंदर होगी ना कैपेबिलिटी होगी, और अगर आप बिल्कुल यानी होपलेस ना हो जाओ, आपके अंदर एक होप होनी चाहिए ताकि आप अपने कामों को आगे बढ़ा सको। आपके अंदर एक जज्बा, एक जुनून, आपके अंदर ऑब्सेशन होना चाहिए अपने कामों को अच्छे तरीके से सर अंजाम देने का। और अगर आप नहीं दोगे उन चीज़ों को, आपके अंदर कोई दिलचस्पी नहीं होगी, तो ऑलरेडी वो आपके लिए फिर यूज़लेस ही बन जाएगा। The war and gamblers by the state licensed build that nation's fate. The heralds cry from street to street shall weave old England's winning sheet. अब वो यहाँ बहुत बिटर सटायर कर रहा है, क्रिटिसाइज़ कर रहा है सोसाइटी पे, लंदन की सोसाइटी पे, कि जो वॉर्स हैं, वेश्याएँ हैं, जो प्रॉस्टिट्यूट्स हैं और जो जवारी हैं, क्या वो हमारी लंदन की जो है, लंदन से उसने बड़ी मोहब्बत की है। यानी वो कह रहा है कि हमारी इतनी खूबसूरत जो ये है, हमारी जो जगह है, जो हमारी रियासत है, हमारी सल्तनत है, ये जो लंदन है, क्या अब इसका यानी लाइसेंस आ गया है ये यानी इस तरह के लोगों के पास, कि वो हमारी कंट्री को पोर्ट्रे करेंगे, वो बताएंगे कि लंदन किस तरह का है। क्योंकि उनका जो मुल्क था लंदन, पहले वो बड़ी खूबसूरत रियासत थी, वो मजहबी लिहाज से वहाँ हर चीज़ को बड़े खूबसूरत तरीके से सर अंजाम दिया जाता था। अब यहाँ वो बात कर रहा है कि इसी तरह जो बेचारी जो औरतें, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन में इस तरह हुआ था कि जो गुर्बत इतनी फैल गई थी कि जो यानी जो इज़्ज़तदार औरतें थी वो भी बेचारी प्रोस्टिट्यूट्स बन गई थी, सिर्फ अपना और अपने बच्चों का, अपने घर वालों का पेट पालने के लिए, ठीक है। तो यानी ऐसा था कि वो भी लाइसेंस है, यानी उनको हर चीज़ की इजाज़त थी कि भाई जो आप लोगों का दिल करे करो। तो वो कह रहा है कि इस तरह की रियासत, इस तरह के लोग, इस तरह के यानी जो गलत बिहेवियर रखते हैं लोग, वो क्या जो है लंदन की वो करेंगे, यानी उसको लंदन को यानी दूसरों के सामने पेश करेंगे। क्या ऐसा लंदन का इमेज वो लोगों के दूसरों के सामने लाया जाएगा? The heralds cry from street to street shall weave old England's winding street. ये बिल्कुल वही बात है जो मैंने आपको कही अभी बताई है। The winners shout, the losers curse, dance before that England's hears. Every night and every morn some to misery are born. अब यहाँ वो कह रहे हैं विलियम ब्लेक कि जो जीतता है वो तो शाउट करता है, जो लूज़र्स है वो कर्स करते हैं, कि यानी वो बेचारे बदबख्ती पे उतर आते हैं कि भाई हमने लूज़ किया, हमने विन किया, यानी कॉन्ट्रडिक्ट पाया गया ना, सोसाइटी को ख़राब किया गया। जो देखें, अब मैं यूएई में रहती हूँ, मैंने यहाँ देखा जब हम लोग बच्चों का रिज़ल्ट लेने जाते हैं ना, तो वो कोई भी जो यानी जिसका जितना ग्रेड है, हर माँ
माँ बाप को अलहदा तरीके से यानी टाइमिंग सेट की जाती है। और फिर ऐसा नहीं है कि जिस तरह अब एक बच्चा जो लाइक नहीं है, ठीक है, वो बेचारा इतना थोड़ा सा कुन जहन बच्चा है, तो आपको उसके सबके सामने कहना भाई इतने बच्चे फेल हो गए हैं, इतने पास हो गए हैं, ये फर्स्ट आया, ये सेकंड आया, ये थर्ड आया, ठीक है। तो जब आप इस तरह करते हो तो जो बच्चे जिनका ऑलरेडी दिल नहीं ना कर रहा होता पढ़ने का, तो वो और ही नहीं पढ़ते, भाई हम हैं ही लूज़र, हमने मान लिया, अब हमने पढ़ना ही नहीं है। तो एक तरीके से इंटेलेक्चुअल रेशनली आपको डिसीजन लेने चाहिए इस तरह के, जिससे दूसरे बच्चों की ज़िंदगियां ख़राब ना हो। और यहाँ इतना अच्छा मुझे लगा कि मैं जब बच्चों का रिज़ल्ट लेने गई तो मैंने यानी देखा कि वो जब फर्स्ट टाइम मैं गई कि भाई इस तरह तो यहाँ तो ये सीन ही नहीं है। डिफरेंट माँ बाप यानी पेरेंट टीचर मीटिंग रखी जाती है उस दिन पे, और यानी एक के बाद दूसरे माँ बाप आ रहे होते हैं और टीचर से डिस्कोर्स होता है, वो उनके बारे में, बच्चों के बारे में बताती हैं, उनकी यानी जितनी भी गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स हैं उनके, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो डिस्कस किए जाते हैं। और बस और बताया जाता है कि भाई बच्चों के आप यहाँ आपका बच्चा वीक है, आपने यहाँ उसको सेट करना है और आपको खुद अपने बच्चों को ज़्यादा बेहतर बनाना है। तो वो यानी जब इस तरह के जो जीतने वाला है वो तो खुश हो जाता है, जो लूज़र है वो कर्ज करता है, तो इससे सोसाइटी जो है वो डैमेज होती है, सोसाइटी की जो रिफ्लेक्शन पड़ती है दूसरी सोसाइटीज़ पर वो बुरी पड़ती है, ठीक है। तो इस तरह की जो डीड्स हैं वो इंग्लैंड की खूबसूरती को तंज करती हैं, उसको यानी बदकारी की तरफ लेके जाती है, बुरा इफेक्ट पड़ता है। एवरी नाइट एंड एवरी मॉर्न सम टू मिजरी आर बॉर्न। अब वो कह रहा है यानी प्रोस्टिट्यूट्स पे बात आ रही है यहाँ, उसने ऊपर से वॉर्स का जिक्र किया ना, तो कि जब यानी दिन होती है, दिन में, रात में, सुबह में, शाम में कोई ना कोई मिजरी हम लोगों को देखने को मिलती है, या कभी किसी के घर कोई यानी इलेजिटिमेट रिलेशन से कोई बच्चा पैदा हो जाता है, या कोई पॉवर्टी के केसेस देखने को मिल जाते हैं, या बेचारे जो चिमनी स्वीपर्स थे वो चिमनी साफ़ करते करते उनको लंग्स कैंसर हो जाते थे, वो बेचारे उसकी वजह से मर जाते थे। तो कोई ना कोई मिजरी आपको देखने में मिलेगी ही मिलेगी। और ये कि लंदन हालांकि इतना अमीर इलाका था, इतने अमीर लोग थे, वहाँ सब चीज़ें थी, इसके बावजूद वहाँ पॉवर्टी क्यों थी, वहाँ क्यों इतनी मिजरीज़ थी, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि गरीब आवाम जो है उनको भी अमीरी मिले और वो भी हमारे लेवल के आ जाएं, वो भी डोमिनेंट बन जाएं। तो ऐसा उनको यानी कबूल नहीं था। Every morn and every night some are born to sweet delight, some are born to sweet delight, some are born to endless night। अब यहाँ वो कह रहा है कुछ तो बड़े यानी जिनकी ज़िंदगियाँ हमेशा से वो हैं, यानी जो सोने का चम्मच लेके पैदा होते हैं, जो अमीरों के घर पैदा होते हैं, उनकी डेथ भी अमीरों वाली है, उनको ज़िंदगी की तलखियों से, परेशानियों से, गम से कोई लेना देना नहीं है। और फिर वो जो ऐशो इशरत में अपनी ज़िंदगियाँ गुजार देते हैं, जिनके माँ बाप उनके लिए जदादें लिख के गए होते हैं, वो भी खुश रहते हैं, आबाद रहते हैं, उनको टेंशनों से कोई लेना देना नहीं है। सम आर बोर्न टू एंडलेस नाइट। और कुछ ऐसे बेचारे पैदा होते हैं जो पैदा भी गुर्बत में होते हैं, मरते भी गुर्बत में हैं, सारी ज़िंदगी भी गुर्बत में गुजारते हैं, और परेशानियाँ और तकलीफ़ें देखते देखते उनकी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी जो है वो भी ख़त्म हो जाती है। We are led to believe a lie when we see not through the eye, which was born in night to perish in a night when the soul slept the beams of light। अब इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये जो 4 लाइनें हैं, ठीक है, ये 4 लाइनें जो हैं एवरलास्टिंग गॉस्पेल से कॉपी की गई हैं, जिनकी पहली जो 2 लाइनें हैं, यानी इन 4 लाइनों से पहली जो 2 लाइनें हैं वो मैं आपके सामने रीड कर देती हूँ, आहिस्ता से आप उसको नोट कर लो। इन 4 लाइनों से पहले जो 2 लाइनें हैं वो ये हैं, दिस लाइफ्स 5 विंडोज टू द ऑफ द साउल, दिस lives 5 windows of the soul distorts the heavens from pole to pole। ठीक है। और ये जो है इस यानी इसका ये मतलब निकलता है जो हमारी 5 सेंसेस है ना वो कंट्रोल करती हैं हमारी साउल को, यानी वो एज अ ब्रिज काम करती हैं हमारी रूह तक पहुँचने का। अब ये देखो, इंसान जब किसी चीज़ को यानी जब अच्छा और बुरा सोचता है, आपका दिल बताता है ना आपको, जब आप किसी को हर्ट करते हो कि यार हम बुरा कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई किसी के साथ जुल्म करता है तो हम कहते हैं नहीं नहीं भाई ऐसा ना करो, ये बड़ा बुरा काम है। आपको दुख और तकलीफ़ होती है, आपकी जो बॉडी है ना वो उन चीज़ों को नहीं फील करती, आपकी जो साउल है वो उन चीज़ों को फील करती है और फिर आपको रोकती है कि नहीं ऐसा ना करो। उसने देखें विलियम ब्लेक ने बात शुरू कहाँ से की और बात वो एंड कहाँ पे कर रहा है। उसने कहा कि रेत के ज़र्रे को अपने हथेली, यानी आपको रेत के ज़र्रे में दुनिया को देखना, इटर्निटी को अपने हाथ में रखना, और ये फूल में आप हेवंस देख लो, यानी ऐसी चीज़ें जो पॉसिबल नहीं है वो भी पॉसिबल हो सकती हैं। इंसान की फितरत बदलना पॉसिबल नहीं हो सकता। इंसान इतना जालिम है, उसने उसका क्रूल फेस दिखाया, किस तरह उसकी ज़ुबान के बारे में जिक्र किया, उसके रवैयों के बारे में जिक्र किया, उसके जो मल्टी फेस
उसका यानी तरह तरह के वो उसकी सोचें, उसका जिक्र किया, कितने पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए। ग्रेजुअली वो कवर करता है तकरीबन हर जो है नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव का उसने ज़्यादा दिखाया है, एस्पेक्ट्स दिखाया, और पॉजिटिव का उसने ये दिखाया कि यही बुराइयाँ जो अगर अच्छा इंसान नहीं करेगा, अच्छे तरीके से पेश आएगा, तो उसको सिला जो है वो यानी जन्नत के ऊपर उसको मिलेगा, दोज़ख के ऊपर उसको वो यानी हैवी हो जाएगा, और यानी जो उसकी डेथ है वो पुरमसरत होगी। अगर वो बुराई करेगा तो डेथ और हेल जो हैं वो बहुत उसको भयानकनाक उसका सबब मिलेगा। अच्छा जी, व्हेन वी सी नॉट थ्रू द आई, वो चीज़ें जो हम लोग अपनी आइज से नहीं देखते फिर भी उसके ऊपर बिलीव कर लेते हैं। विच वॉज बोर्न इन नाइट टू पेरिश इन अ नाइट। अब वो यहाँ कहता है कि जो हमारा जिस्म है ना उसको नाइट में बनाया गया, इसीलिए वो बेचारा जो है ना उसकी यानी तारीक बातें हैं। व्हेन द साउल स्लेप्ट इन बीम्स ऑफ लाइट, जो हमारी जो रूह है ना उसको रोशनी में बनाया गया। अब जो खुदा है उसको भी तो रोशनी के साथ यानी उसको भी तो रोशनी के साथ सिमुलेट किया जाता है ना, कि खुदा जो है वो सिर्फ एक लाइट है। तो वो कहता है कि जो हमारी साउल है ना वो बड़ी पाक है, वो बड़ी साफ़ सुथरी है। तो अगर हम लोग इस तरह जो हमारी यानी उसने जितने भी गुनाह है ना उनको उसने कहा है हमारे जिस्म की वजह से ये गुनाह हमारे से होते हैं, क्योंकि हम लोग मटीरियलिस्टिक हैं, हम लोग दूसरों के सामने अच्छा लगना चाहते हैं, हम अपनी बॉडी को दूसरों के सामने परफेक्ट पेश करना चाहते हैं, हम स्लिम एंड स्मार्ट लगना चाहते हैं, हम लोग दौलतमंद लगना चाहते हैं, हम हर तरीके से लोगों को परफेक्ट इमेज देना चाहते हैं। सिर्फ किसकी वजह से? बॉडी की वजह से, क्योंकि वो नज़र आती है ना दूसरों को, साउल नहीं नज़र आती, इसलिए हम साउल की तवज्जो नहीं करते, हम सारी बैड डीड्स करते हैं, हम हर काम वो ऐसा करते हैं जो हम लोगों को नहीं करना चाहिए। अपने साउल को तो हम प्रोटेक्ट नहीं करते, हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि वो दूसरों के सामने हम लोगों को इंस्पिरेशन देती है, हम लोग उसकी वजह से बेहतर फील करते हैं, हम डोमिनेंट फील करते हैं, हम पावरफुल फील करते हैं, और हम उसकी वजह से उसकी आड़ में हम ऐसे गुनाह कर देते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। आगे जी लास्ट पैराग्राफ है, गॉड अपीयर्स एंड गॉड इज़ लाइट टू दोज पुअर साउल्स हु डिवेल इन द नाइट। अब वो कह रहे हैं कि जो खुदा है अपीयर है, नज़र आता है हर चीज़ में, वो जो है रोशनी है। और यहाँ स्टूडेंट्स ये जो है ना जो 2 एंड की लाइंस हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त हैं। अब ये जो 2 लाइंस हैं आपको इसकी ज़्यादा समझ आ जाएगी जो ऊपर की मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन जो की है कि बट डज़ अ ह्यूमन फॉर्म डिस्प्ले। ठीक है, ह्यूमन फॉर्म जो है वो डिस्प्ले होती है टू दोज हु डिवेल इन रेल्म्स ऑफ डे। जो यानी जो 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 ये जो डे की जो रोशनी होती है यानी जो उसमें बसर करते हैं ना अपनी जो दुनिया है, बट डज़ अ ह्यूमन फॉर्म डिस्प्ले, उनके सामने ह्यूमन जो फॉर्म है वो सही तरीके से डिस्प्ले होती है। ऊपर उसने क्या बात की? ऊपर उसने बात की कि जो यानी जिस्म है वो रात में बनाया गया, इसीलिए वो रात में ही जो है परवरिश पाता है, रात में ही ख़त्म हो जाता है। यानी जो साउल का ताल्लुक़ है वो जो यानी जो साउल है वो रूहानी है, उसको रोशनी के टाइम रोशनी से पैदा किया गया। ठीक है, बीम्स ऑफ द लाइट यानी उसकी जो बनावट थी उसको जब बनाया गया था तो रोशनी में बनाया गया था। तो कहता है वो जो यानी जो जिस टाइम रोशनी होती है उस टाइम जब यानी असल में इस बात का ये जो इन 2 लाइनों का आप ये एक्सप्लेन करोगे कि वो लोग जो स्पिरिचुअली यानी जो लोग अपनी रूह की बात सुनते हैं, अपनी दिल की बात सुन के जो अच्छे फ़ैसले करते हैं, जो अपनी यानी दिमाग को जो अपनी जो होती हैं शैतानी जो थॉट्स होती हैं, जो सैटेनिक थॉट्स होती हैं, उनको ओवरकम करके अपनी रूह की बात मानते हैं, अपने दिल की बात मानते हैं और ऐसे फ़ैसले लेते हैं, इस तरह के डिसीजन लेते हैं, रेशनल डिसीजन लेते हैं जो कि यानी जो कि इंसान की बुराइयों पे सब पे हावी आ जाते हैं। और ये जो जितनी भी डिस्कशन हम लोगों ने की है, ठीक है, इसमें हम लोगों को उसने यानी विलियम ब्लेक ने डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू डिस्कस किए हैं और इंसान की सारी वो जो है मिजरीज़ और जानवरों के साथ जानवरों की मिजरीज़, जो पुअर पीपल हैं उनकी मिजरीज़ बताई हैं, और किस तरह बताया कि इंसान अगर अपनी रूह की बात माने जो कि रब ने अपनी लाइट की तरह की लाइट से बनाई है, तो वो फिर ओवरकम कर लेगा उन सारी परेशानियों को जो कि एक बदबख्त इंसान, एक बुरा इंसान जो है सोसाइटी में क्रिएट करता है, जो ट्रबल्स क्रिएट होती हैं, जो मिजरीज़ क्रिएट होती हैं, जो ब्रुटैलिटी एट्रोसिटी क्रिएट होती है, जो क्रूवलिटी यानी प्रैक्टिस में आती है, ये सारी चीज़ें जो है ओवरकम कर ली जाती हैं जब इंसान अपने दिल से अपने रूहानी तसव्वुरात को सामने रखते हुए अपनी ज़िंदगी का मकसद जो है उसको सामने रखते हुए इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस में लाता है और बुराई से दूर रहता है और अच्छाई को प्रमोट करता है। होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो गाइस। हम लोगों ने विलियम ब्लेक के पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस के जितनी भी 10 पॉइंट्स हैं उनको कवर कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम लोग जो हैं इसके विलियम ब्लेक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे, देन वी विल
cover the rhyme of ancient mariner from ST Coleridge, and then Kubla Khan and an ode of dejection इंशाल्लाह. और उसके बाद शेमस सीनी एंड टेड ह्यूज को भी कवर करेंगे ग्रेजुअली इंशाल्लाह. और जितने भी इंपॉर्टेंट जो उनके हैं अल्बाट्रोस से जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं और जो नेचुरल और सुपर नेचुरल एलिमेंट से रिलेटेड हैं एस टी कॉलरेज के, उनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो हम लोगों को यानी जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे. तकरीबन पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे इंशाल्लाह. So guys, till then take care, Allah Hafiz, but don't forget to like, share and subscribe my channel in order to get more interesting videos, and thank you so much for watching. Thank you once again.